नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बामल नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना पैंडेमिक को लेकर जर्मनी और भारत दोनों ही देशों की क्या स्ट्रेटजी रही है। मैं जानता हूं दोनों ही बिल्कुल अलग अलग देश हैं, दोनों देशों के हालात अलग हैं, दोनों ही देशों के लोगों की आदतें अलग हैं, ज्योग्राफिक लोकेशन अलग है। भारत की आबादी 137 करोड़ है और जर्मनी की आबादी लगभग 8 करोड़ 30 लाख है। तो ऐसे में दोनों ही देशों के बीच तुलना करके ये निष्कर्ष निकालने की नीयत तो बिल्कुल नहीं है कि कौन सा सही है और कौन सा कम सही है। लेकिन हम ऐसे देश से आते हैं दोस्तों, जहां अगर आपके बच्चे के 2 मार्क्स भी पड़ोसी के बच्चे से कम आ जाएं तो माँ बाप उसका जीना हराम कर देते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हम उस हद तक कॉम्पिटिटिव हैं और उस हद तक चीज़ों में बेहतर करना चाहते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी हम अपना बेस्ट फाइट देने की कोशिश करते हैं और बेहतर करना चाहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर इंडियंस ने अपनी ये स्पिरिट बार बार प्रूव की है। तो ऐसे में एक देश के तौर पर दूसरे देशों से थोड़ी बहुत चीज़ों में तुलना करके अगर कहीं कुछ बेहतर किया जा सकता है तो मुझे नहीं लगता उसमें बिल्कुल भी बुराई है। और हो सकता है ऐसे में हमारी जो इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिवनेस है वो पूरे देश के भी काम आ जाए, क्योंकि जब एज ए सोसाइटी हम वो कॉम्पिटिटिवनेस दिखाएंगे तो शायद चीज़ें जल्दी सुधर जाए। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दोनों ही देशों की कोरोना पैंडेमिक के दौरान स्ट्रेटजी क्या रही। सबसे पहला फ़र्क है प्रिपरेशन। सारे वर्ल्ड में जर्मन्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स को लेके, नए इनिशिएटिव्स को लेके अपनी प्रिपरेशन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कोरोना पैंडेमिक ऐसा था कि मुझे लगता है किसी भी देश ने इसको एंटिसिपेट किया ही नहीं होगा। तो ऐसे में फर्स्ट वेव जो आई उसने दोनों ही देशों को सरप्राइज़ भी किया, शॉक भी किया और दोनों ही देशों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन भी क्रिएट की। उससे डील करने के लिए जर्मनी ने जब शुरू में रिएक्शन दिया तो उन्होंने शुरू में जो लॉकडाउन लगाया वो हार्ड लॉकडाउन था, लेकिन जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है सिर्फ वो बंद हुई और एसेंशियल सर्विसेज चलती रही। जर्मनी की इकोनॉमी उस वजह से थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन लुढ़क लुढ़क कर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती रही। और इस बीच लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी ये स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिल गया कि ये प्रॉब्लम जो है शायद लंबी जाने वाली है। तो उन्होंने अपनी लाइफ उसके हिसाब से अडेप्ट की, वर्क फ्रॉम होम और इस तरह के सारे चेंजेस धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किए। इंडिया ने इसी सिचुएशन को डील करने के लिए काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया और वर्ल्ड का सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया। इंडिया ने कहीं ना कहीं ये प्रूव भी किया कि हम ज़्यादा तैयार हैं इस सिचुएशन से डील करने के लिए एंड वी कैन गो वन स्टेप फर्दर टू स्टॉप दिस स्प्रेड। भारत ने 2 महीने का काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया और उसमें हमारी इकोनॉमी जो है वो भी कहीं ना कहीं स्लो हो गई थी और आपके ऊपर एक प्रेशर भी बनता है कि अब क्या। और भारत ने जैसे ही वो लॉकडाउन खोला तो लोग ऐसे बाहर निकले कि जैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। तो हमारी सोच सही थी पर हमारी स्ट्रैटेजी शायद लॉन्ग टर्म नहीं थी, शॉर्ट टर्म थी। जर्मनी अपने आंकड़े देखते हुए सिचुएशन के हिसाब से फ्लक्चुएट करता रहा लॉकडाउन की इंटेंसिटी को। जर्मनी में नवंबर 2020 में सेकेंड वेव के लिए लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, जो अभी तक है। कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस अब कम हुई है, लेकिन लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन अभी भी है। भारत के केस में शायद हमने एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि सेकेंड वेव हमें इस तरह से हिट करेगी, तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी भी कम थी। जर्मनी को इंटरनली हेल्थ इकोनॉमिस्ट से, पॉलिटिशियंस से और पड़ोसी देशों से भी बार बार सुनना पड़ता है कि वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके कहीं ना कहीं ओवर प्रिपेयर्ड रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आईसीयू बेड्स जो जर्मनी में लास्ट ईयर थे वो 28,000 थे और वो बाद में बढ़ा के 40,000 तक कर दिए थे जस्ट टू टैकल विद कोरोना सिचुएशन। भारत जिसकी आबादी जर्मनी से लगभग 16 गुना ज़्यादा है, वहाँ पे आईसीयू बेड्स की संख्या थी 75,000 से 90,000 तक। और सेकेंड वेव ने हमें दिखा भी दिया कि हम कोरोना पैंडेमिक के लिए एज अ कंट्री कितना अंडर प्रिपेयर्ड थे। दूसरा फ़र्क जो आता है दोनों देशों के बीच वो है सोशल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम। जर्मनी में 1883 में पहली बार वर्ल्ड का पहला सोशल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम आया और 2007 में जर्मनी में वो सारे सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। आज जर्मनी की एंटायर पॉपुलेशन उस सोशल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम में कवर होती है। वो हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम स्टैट्यूटरी हो सकता है या फिर प्राइवेट हो सकता है, लेकिन होना कंपलसरी है। ये सोशल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम है क्या? होता क्या है कि जब आप यहाँ काम करते हैं तो आपकी अर्निंग का एक हिस्सा सोशल सिक्योरिटीज़ में जाता है और आपका एम्प्लॉयर भी उसी हिस्से में सोशल सिक्योरिटीज़ में कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब है कि अगर आप कम कमाते हैं
तो ऑब्वियसली आप कम पे करेंगे, और कोई ज़्यादा कमाता है तो वो सोशल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा पे करेंगे। पर जब सुविधाएं लेने की बात आएगी तो दोनों ही, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, दोनों ही एक ही जगह से एक ही तरह की फैसिलिटीज़, एक ही तरह की मेडिकल सुविधाएं ले सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो हो एक के लिए और दूसरे के लिए फास्ट हो, लेकिन दोनों को एक ही तरह की अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। जर्मनी के इस सोशल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम का कोरोना सिचुएशन में फ़ायदा ये हुआ कि जब हर किसी को पता है कि मेरे पास सोशल हेल्थ इंश्योरेंस है, आई एम कवर्ड अंडर इट एंड आई विल गेट मेडिकल फैसिलिटीज़ व्हेन नीडेड, तो जब क्रिटिकल सिचुएशन आई भी तो लोगों में वो पैनिक नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं उनकी इन सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। इसी के ठीक विपरीत अगर मैं भारत में अपने मेडिकल सिस्टम को देखूँ तो शायद सोशल हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ उस हद तक इम्प्लीमेंटेड है ही नहीं, और हम में से काफ़ी लोग कहीं ना कहीं उससे उतने फैमिलियर है भी नहीं। मैं खुद जब इंडिया में था तो मेरा कोई हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा था नहीं, तो हमारे यहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर है भी तो वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं, और वो कितने लोगों के पास हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि 1/3 से भी कम लोगों के पास वो इंश्योरेंसेस होते हैं। तो ऐसे में भारत की 80% जो आबादी है, अगर उन्हें मेडिकल सुविधाएं चाहिए तो देन दे पे आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट। तो जब भारत में यही सिचुएशन क्रिटिकल हुई तो हम में से काफ़ी लोग पैनिक सिचुएशन में इसलिए भी आ गए कि हमें पता था कि अब सुविधाएं शायद आपको इस बेस पे मिलेंगी कि कौन कितना ज़्यादा खर्च कर सकता है। तो ऐसे में जिनके पास पैसा है, जो रिच लोग हैं, वो शायद फिर भी 4-5 गुना पैसा ज़्यादा देकर सुविधाएं फिर भी शायद ले पाए हों। पर जो भारत का गरीब तबका था, इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, और इसलिए पूरे देश में वो जो सिचुएशन है वो और भी कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन बन गई। दोनों ही देशों के अगर मैं आंकड़े कंपेयर करूं तो 2017 के आंकड़ों के हिसाब से जर्मनी स्पेंट 11.4% ऑफ देयर जीडीपी ऑन हेल्थ केयर। इसी के कंपैरिजन में 2018 तक इंडिया स्पेंट 1.3% ऑफ देयर जीडीपी ऑन हेल्थ केयर। खैर, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन फिर कभी और करेंगे। तीसरा फर्क है द पीपल, हम लोग। जर्मनी के लोग लॉ अवॉइडिंग सिटीजन से, रूल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस पेंडेमिक में जब नए मेजर्स आए, नए प्रिवेंटिव मेजर्स आए जैसे कि मास्क, सोशल डिस्टेंस, तो जर्मनी में वो इम्प्लीमेंट करना काफ़ी हद तक आसान था। इनफैक्ट यहाँ कई जगह आपको पुलिस उस वक्त मास्क बांटती नजर आई। इसी के विपरीत जब इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में हम लोगों को रूल्स फॉलो करने की उतनी शायद आदत नहीं है। तो जब इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स की भी बात आई तो हम लोग शायद हाँ, शुरू में फिर भी थोड़े बहुत सीरियस थे, लेकिन वक्त के साथ सोशल डिस्टेंस और मास्क जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स को हमने उतना सीरियसली लिया ही नहीं। और क्योंकि हमें रूल्स फॉलो करने की इतनी आदत है नहीं, तो सोशल डिस्टेंस, मास्क और लॉकडाउन के लिए पुलिस को डंडे मारकर लोगों को सिखाना पड़ा कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है दोनों ही देशों के बीच। इंडिविजुअल लेवल पर हम अपने बच्चों को कितना ही कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश कर लें, उतने उन्हें कितना ही डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन एज अ कंट्री, सोसाइटी के लेवल पर आई थिंक वी ऑल फेल कलेक्टिवली। इसीलिए जब आपको अपना घर साफ रखना हो तो आपको गली में कचरा फेंकते हुए प्रॉब्लम नहीं होती। मास्क और सोशल डिस्टेंस जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ता है। यहाँ तक कि जब शादियों में टोटल गेस्ट का नंबर 50 लिमिट कर दिया तो लोगों ने वहाँ भी तिकड़म भिड़ा के 4 हॉल बुक किए जो कि इंटरकनेक्टेड थे, और चारों में 50-50 लोग बुलाए और अंदर से दरवाजे खोल दिए। वी ट्राई टू फाइंड आउट लूप होल इन सिस्टम। चौथा फ़र्क है कल्चर। दोनों ही देशों का कल्चर काफ़ी अलग है। जर्मनी में क्योंकि पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट है, तो जब सोशल डिस्टेंस रखने की बात आई तो लोगों को उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करने में ज़्यादा वक्त लगा नहीं। अगर आप किसी के यहाँ किसी ओकेजन में नहीं भी जा पाते हैं तो लोग इस बात को कहीं ना कहीं इस बात से बुरा नहीं मानते थे कि आप नहीं आ पाए, बिकॉज दे नो दैट देयर इज़ दिस रीज़न एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू कम हियर। भारत में क्योंकि वी आर सच अ क्लोज निटेड सोसाइटी, तो हमारे यहाँ कल्चर में सोशल डिस्टेंस या पर्सनल डिस्टेंस का उतना कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ऐसे में जब कोरोना, जो कि आपको इमोशनली नहीं, आपको लॉजिकली सोचने के लिए मजबूर करता है, ये पेंडेमिक ही ऐसा है कि आप यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में जब शादियाँ होती
और लोगों को बुलाया जाता तो लोग ये सोच के भी मना नहीं कर पाते थे कि नहीं, वो मेरी शादी में आया था तो मुझे उसके यहाँ जाना ही पड़ेगा। अरे मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगा तो उसको बुरा लग जाएगा। अरे अगर मैं उनकी शादी में नहीं गया तो फिर रिश्ते वो रहेंगे नहीं। तो ये जो प्रेशर था, इस वजह से भी लोग भीड़ जुटाते रहे, शादियों में जाते रहे। या कोरोना की वजह से कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो लोगों को लगता था कि जब तक मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं शिष्टाचार का हिस्सा नहीं लगेगा, और इस वजह से वो जाते रहे और वो जो भीड़ है इस रीजन से इकट्ठा होती रही। या फिर कोरोना की वजह से किसी की डेथ हो गई तो उसमें भी लोगों को जो सोशल डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं रख ही नहीं पाए। मैं जानता हूँ दोस्तों, ये हमारी सोसाइटी की स्ट्रेंथ भी है, लेकिन इस पेंडेमिक का नेचर ही ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस भी बन जाती है। और जो पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना एज ए सोसाइटी, और वो चेंज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं कल्चर की वजह से भी शायद जर्मनी के लिए इस पेंडेमिक को धीमा करना कहीं हद तक आसान था, और भारत के लिए क्योंकि हमारा कल्चर हमें इतनी जल्दी अलाउ ही नहीं कर रहा था कि हम अडेप्ट कर पाएँ, हम शायद उस हिसाब से अडेप्ट भी नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है ये 4 बड़े फैक्टर हैं जिन्होंने दोनों ही देशों की जो कोरोना से डील करने की स्ट्रेटजी है उसको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया। आज जर्मनी में हालात ये हैं कि सेकेंड वेव ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इंडिया में मुझे लगता है कि जो सेकेंड वेव है अभी कुछ लंबा जाएगा, और लॉकडाउन भी आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं कर सकते, आपको पार्शियल लॉकडाउन करके धीरे धीरे करना पड़ेगा। और शायद अभी गॉड नोज ये पूरे वर्ल्ड में कब तक और कहाँ तक जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 फैक्टर्स को अगर हम कहीं तक सुधार लें तो शायद हम लोग इससे बेटर डील कर पाएंगे। मैं अजय बामल अब आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपका कोई भी सजेशन हो या कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन किसी के काम की है तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर सकते हैं। और फिर से बोलूँगा कि कुछ आदतें, कुछ चीज़ें चैलेंजेस के हिसाब से हर कंट्री को और वहाँ के लोगों को बदलनी पड़ती हैं, तो फिर हम कैसे एक्सेप्शन हो सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेफ रहिएगा, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।